हमारा ज्ञान का भंडार पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया। समझने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी किताब जो गांधी विचारवंत धर्मपाल जी ने लिखी है, वो धर्मपाल जी की लिखी हुई किताब हमने सबने पढ़नी चाहिए, द ब्यूटीफुल ट्री। उन्होंने बहुत अच्छी बात उसमें कही है। ब्यूटीफुल ट्री में धर्मपाल जी कहते हैं कि मेरे भी मन में कई कंफ्यूजन थे। मैं जब एक बार ट्रेन से प्रवास कर रहा था तो एक गांव के पूरे लोग मेरे साथ ही मेरे कोच में, मैं जिस इसमें बैठा था उसमें गांव के लोग बैठे हुए थे। तो ये भारत भ्रमण पर निकले हुए थे, ये तीर्थ यात्रा पर निकले हुए थे। तो मैं उनसे बात करते करते प्रश्न पूछते गया कि आप कहाँ कहाँ गए हो। तो कहते हैं कि हम रामेश्वरम गए थे। तो धर्मपाल जी कहते हैं आपको तो चेन्नई जाने को मिल गया होगा। हाँ, चेन्नई तो हम गए थे। फिर आप मरीना बीच गए होंगे। तो कहते नहीं नहीं नहीं, हम मरीना बीच वगैरह चेन्नई, हमने चेन्नई रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम की ट्रेन पकड़ी और वो रामेश्वरम की ट्रेन से हम वहां जाने के पश्चात जो शिवलिंग की स्थापना प्रभु रामचंद्र ने जो की थी उसका दर्शन करते हुए वहां हमने स्नान करते हुए पुण्य प्राप्ति की, उसमें ही हमें आनंद आया। फिर और पूछते और कहाँ गए आप। तो कहते आप मथुरा गए। अच्छा, मथुरा गए तो फिर आगरा होते हुए गए होगे। हाँ, आगरा होते ही हुए गए। बोलते फिर आपने ताजमहल देखा क्या। वो कहते नहीं 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 नहीं, हम ताजमहल नहीं, आगरा से हमने ऑटो पकड़ी और मथुरा गई। हमने वो वृंदावन की जो रासलीला, कृष्ण की रासलीला जा की थी, वहां जाके यमुना में जा कृष्ण स्वयं आनंद के साथ अपना समय बिताते थे। वो यमुना नदी में हमने स्नान किया, वो वृंदावन में जाकर हमने वो दर्शन किया, वो प्रभु कृष्ण के जन्मस्थली में जाकर हमने दर्शन किया, उसमें ही हमें आनंद की अनुभूति हुई। फिर कहते हैं कि और कहाँ गए आप। वो कहते हैं हम नासिक त्र्यंबकेश्वर गए। तो कहते हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर आप गए। हाँ, तो फिर आप मुंबई गए होंगे, आपने अमिताभ बच्चन का वो जुहू बीच का बंगला देखा होगा, अमिताभ बच्चन को देखा होगा। कहते नहीं नहीं नहीं, हम मुंबई से केवल ट्रेन बदले और हम तो त्र्यंबकेश्वर नासिक गए और वहां जाने के बाद वो नागनाथ के मंदिर का, त्र्यंबकेश्वर के ईश्वर का जब हम दर्शन करते हैं तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो धर्मपाल जी लिखते हैं मेरी गलतफहमी दूर हो गई। मैं जो भारत समझ रहा था, भारत का आम जनमानस उसको भारत नहीं मानता है। भारत की शक्ति तो भारत की आध्यात्मिक ताकत है, वो भारत की पहचान है। और इसलिए मैंने तय किया कि सही भारत क्या है, और इसलिए मैं लंदन गया, ब्रिटिश लाइब्रेरी में गया। वहां जाकर उन्होंने जो ग्रंथ, जो पूरा रिसर्च, जो डॉक्यूमेंटेशन ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया था, वो डॉक्यूमेंटेशन मैंने खंगाला। तो भारत की विद्वत्ता के बारे में जो बातें ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखी गई है, डॉक्यूमेंटेशन करके रखा है, वो देखकर मुझे सही भारत का मेरी आंखें खुल गई कि उस समय में, धर्मपाल जी लिखते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी में उस समय 1 लाख स्कूल थी। जब ब्रिटिश आक्रमण कालखंड में ब्रिटिशों ने लिखा है कि ब्रिटिश आने के पूर्व मद्रास के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में 1 लाख स्कूल ये उस क्षेत्र में थी। यानी भारत में ये जो शिक्षा नहीं थी, ये जो बात कहते हैं उसको ठीक से समझना होगा। भारत में शिक्षा कितने नीचे तक थी। और दूसरा, ये जो कहते हैं कि भारत में शिक्षा का अधिकार, वंचितों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, अनुसूचित जाति के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उन्होंने लिखा है कि उस डॉक्यूमेंट में ये भी पाया गया है, डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, ब्रिटिशर्स के द्वारा संकलित डॉक्यूमेंट है, उसमें यह पाया गया है कि उस समय शिक्षक भी
जिसको अभी तथाकथित निचला समुदाय कहते हैं, उस समुदाय के शिक्षक भी हुआ करते थे। ये भी उसमें डॉक्यूमेंटेड है। ये समझने की आवश्यकता है कि शिक्षा सबके लिए खुली थी, ये समझने की आवश्यकता है। और इसलिए सही मायने में भारत में हम अगर प्राचीन कालखंड में अगर जाते हैं तो भारत में 3 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। एक गुरुकुल के माध्यम से, जो गुरु के साथ आश्रम में जाकर पढ़ाई कर। दूसरा परिषद, ये जो परिषद थी, जहां जिसको हम कहते हैं ना अभी रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च, ये परिषद यानी विशेषज्ञों के द्वारा पढ़ाई उसमें होती थी। ये परिषद होती थी। पहला बेसिक गुरुकुल, फिर उसके बाद परिषद, और तीसरा जो था तपस्थली जो थी, वहां बड़े बड़े सम्मेलन होते, मंथन होता था, मंथन से निकल के आता था ये सेमिनार, सिंपोजियम, डिस्कशन टू क्रिएट द डिस्कोर्स। ये जो हम अभी की परिभाषा समझते हैं वो तपस्थली, ये ऐसा डिस्कोर्स क्रिएट करने का। और इसलिए सभी ऋषि मुनि, तत्वज्ञानी, विशेषज्ञ, ये सब लोग एकत्रित आकर वहां मंथन करते थे। ये नैमिषारण्य का जो क्षेत्र जो है वो ऐसी तपस्थली है, यहाँ आकर लोग मंथन करते थे। उससे जो निकल कर आता था वो समाज के लिए बाद में यही ऋषि मुनि वो ज्ञान लेकर समाज के प्रबोधन और प्रशिक्षण के लिए गांव-गांव विस्तार के लिए निकल पड़ते थे। उसको समझने की आवश्यकता है। ऐसी 3 प्रकार की शिक्षा की रचना अपने देश में थी और इसलिए इसको ठीक से समझने की आवश्यकता है। भारत में शिक्षक का स्थान बहुत बड़ा रहा है, गुरुओं का स्थान भारत में बहुत बड़ा रहा है। हम देखते हैं कि पहले शिक्षक ही छात्रों की रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, उनके कपड़ों की व्यवस्था ये शिक्षक करते थे। गुरुकुल में एक बार छात्र चले गया तो उसकी पूरी व्यवस्था कौन करता था? तो ये गुरु की जिम्मेदारी होती थी कि मेरे शिष्य की पूरी व्यवस्था, उसको सुरक्षा प्रदान करना, उसकी पूरी व्यवस्था। और वो जो हमारी शिक्षा जो थी, वर्तमान शिक्षा पद्धति छात्र को सरकार के प्रति डिपेंडेंट बनाती है। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति शिष्य को आत्मनिर्भर बनाती और उसने स्वयं के खाने के लकड़ी स्वयं तोड़ के लाना, स्वयं के कंदमूल स्वयं निकाल कर लाना। तो एक प्रकार से रोजगार, कुशलता, कौशल्य, सभी प्रकार का, यानी शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास और अंतर्भूत गुणों को, उसके अंदर जो गुण है उसको बाहर निकालना, ये शिक्षा जो है एक प्रकार से हमारे प्राचीन शिक्षा पद्धति में अंतर्भूत गुणों को विकास की पूरी व्यवस्था हमारे प्राचीन शिक्षा पद्धति में थी। वर्तमान शिक्षा पद्धति ये मानती है कि मनुष्य के अंदर किसी भी प्रकार का गुण वगैरह नहीं है, उसको ऊपर से पूरा देना है, ऊपर से देना है, ऊपर से भरना है। और हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति की जो सोच है वे मनुष्य के अंदर के गुणों का विकास, यही शिक्षा है। शिक्षा यानी दूसरा कुछ नहीं है। तो मनुष्य के अंतर के गुणों का विकास ये शिक्षा है, उसको ठीक से समझने की आवश्यकता है। और इसलिए जब भारत पर ब्रिटिश राज्य, अंग्रेजों, मुगलों ने जैसे हमारे पूरे केंद्रों को ध्वस्त किया, शिक्षा पद्धति का बदलाव जो किया है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा हुआ। और इसलिए मैकेलो ने जो शिक्षा पद्धति इस देश पर थोपी, और शिक्षा पद्धति से हमारा स्वाभिमान को समाप्त करने का षड्यंत्र उसी शिक्षा पद्धति है। और इसलिए हमारी भाषा, संस्कृत भाषा, उसको डेड लैंग्वेज कह दिया। हमारे यहाँ की लोक भाषाओं का स्थान शिक्षा व्यवस्था में कहीं नहीं रखा गया। हमारे जो जितने गुरुकुल के केंद्र जो थे, वो गुरुकुल के केंद्रों को ध्वस्त कर दिया, समाप्त कर दिया। ये शिक्षा को कोई रिजेक्ट कर दिया।
जिसमें स्थानीयता का और अपने मिट्टी का भाव जिसमें ठूस ठूस कर भरा हुआ था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया और एक प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए नौकरों की उत्पत्ति हो, उस तरह की एक शैक्षिक रचना इस देश में लागू कर दी। मूलतः अपने भाषा से हटाकर हमें अंग्रेजी की शिक्षा देने का एक षड्यंत्र, यानी हमारी पूरी की पूरी पीढ़ी इस देश की भाषा पढ़ने में लग गई है, क्योंकि वो मेरी मिट्टी की तो भाषा नहीं थी। मेरी भाषा को, मेरे पूरे स्लेट को पहले पोंछ दिया गया, मेरी पूरी स्लेट पहले खाली कर दी गई। और इसलिए हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारे विश्वविद्यालय, ये सभी को ध्वस्त करते हुए नई शिक्षा पद्धति, नई रचना, नई संरचना यहां लाते हुए हमारा पूरा मत परिवर्तन करते हुए गुलामी की मानसिकता में समाज जीवन को लाना। क्योंकि उन वैकल्यों ने पूरे देश में घूम घूम कर देखा था, यहाँ का जो समाज जो है वो ज्ञान के आधार पर जीता है। यहाँ का समाज संस्कृति प्रिय समाज है। यहाँ का समाज जो एक वीरता पूर्ण समाज है, और इसको अगर ध्वस्त करना है तो इसकी मानसिकता में परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। मानसिकता में अगर परिवर्तन करना है तो इसका जो आधार इनकी शिक्षा है, इसको ध्वस्त करना जरूरी है। उस तरीके से इस शिक्षा को ध्वस्त करने का एक षड्यंत्र हुआ, उसको समझने की आवश्यकता है। और इसलिए वही शिक्षा पद्धति इस देश में लागू होकर लंबे समय तक अपने देश में बहुत लोगों ने प्रयास किया। बाल गंगाधर तिलक जी ने राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से शिक्षा को बचाने का प्रयास किया। फर्गुसन कॉलेज की स्थापना उस समय पुणे में बाल गंगाधर तिलक जी ने की, और वो एक राष्ट्रीय विद्यालय महाराष्ट्र के कई हिस्सों में स्वाभिमान। इसलिए मैं स्वयं राष्ट्रीय विद्यालय का छात्र हूँ। मैं अभी समझता हूँ कि मैं राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ रहा था तो हमारे स्कूल में बेकरी की शिक्षा, कृषि की शिक्षा, उसके बाद लोहा से वस्तु बनाने की शिक्षा, यह हमारे राष्ट्रीय विद्यालय में हमें पढ़ाया जाता। और राष्ट्रीय विद्यालय किसने स्थापन किया था? वो बाल गंगाधर तिलक जी के कालखंड में राष्ट्रीय विद्यालय महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में स्थापित हुए थे। तो स्किल एजुकेशन जो अभी हम कहते हैं, तो हमारे इसमें बेसिक एजुकेशन में ही स्किल एजुकेशन, हमारे पूरे शिक्षा से ट्रेडिशनल नॉलेज को समाप्त कर दिया गया। जो पारंपरिक ज्ञान था उसको समाप्त कर दिया गया, समझने की आवश्यकता है। और इसलिए पारंपरिक ज्ञान को समाप्त करने के कारण जो हमारे पास था उसको समाप्त किया और नया हमको देने के प्रयास किया, जो हमको कठिन लगने लगा। और इसलिए हम शिक्षा से कोसों दूर हो गए। महिलाओं की शिक्षा, हमारे यहाँ गुरुकुल पहले बच्चों के जैसे पुरुषों के गुरुकुल होते थे, वैसे गर्ल्स के भी गुरुकुल होते थे, लड़कियों के भी गुरुकुल होते थे। गार्गी, मैत्रेयी, ये लड़कियों के गुरुकुल में ही पड़ी हुई थी, समझने की आवश्यकता है। उस समय भी शिक्षा में महिलाओं को स्थान था। और भारत में कोई महिला शिक्षा ब्रिटिशर्स ने चालू नहीं की, बाद में भी सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया। सावित्रीबाई फुले ने पहली बच्चियों की स्कूल, लड़कियों की स्कूल सावित्रीबाई फुले ने ब्रिटिश आक्रमण कालखंड में संघर्ष कर से चालू की। उनके ऊपर तो गोबर फेंका गया। उसके बाद कंटिन्यूअसली 3 स्कूल सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले के सहयोग से प्रारंभ की, समझने की आवश्यकता है। तो ऐसे समाज सुधारकों ने इस देश में बहुत प्रयास किया। इस देश में संत परंपरा ने भी जो आक्रमण कालखंड में कुरीतियां इस देश में आई, इसको सुधारने का बहुत प्रयास किया, इसको समझने की आवश्यकता है। और लिए इतने आक्रमण झेलने के बाद भी ये देश कुछ पैमाने पर बचा रहा, इसका कारण भी वही है, उसको समझने की आवश्यकता है। और इसलिए स्वाधीनता के 75 वर्ष में हमें सही भारत को जानना, यह समय की आवश्यकता है। और इसलिए जब तक हम सही भारत को नहीं जानेंगे, तब तक हम जैसा समर्थ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत देखना चाहते हैं, वो भारत हम देख नहीं सकते हैं। डुप्लीकेशन के आधार पर कोई भी देश खड़ा नहीं हो सकता है।
कोई भी देश अगर खड़ा होना है तो स्वयं की पहचान के साथ ही उस देश को खड़ा होना पड़ेगा। और इसलिए चीन ने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा, चाइना के भाषा में, अपनी भाषा में आगे बढ़ा। जापान अपनी भाषा में आगे बढ़ा। जापान तो दुनिया का टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का दुनिया का प्रथम क्रमांक का देश, तकनीकी की शिक्षा का प्रथम क्रमांक का देश। और जापान इंग्लिश के आधार पर आगे नहीं बढ़ा, जापान जापानीज भाषा के आधार पर आगे बढ़ा, कोरिया कोरियन भाषा के आधार पर आगे बढ़ा। और हमको लगता है कि इंग्लिश अगर हमें नहीं आती तो हम पिछड़े हो गए। ये जो एक मनस्थिति, मानसिकता, हमारी भाषा को षड्यंत्र पूर्वक मिटाते हुए एक प्रकार से हमें गुलाम बनाया गया। यानी केवल हम इंग्लिश सीखे ऐसी नहीं, तो जब हमें इंग्लिश पढ़ाया गया उसी समय हम सही मायने में मनस्थिति के साथ गुलाम हुए। इसको समझने की आवश्यकता। मातृभाषा में शिक्षा ये दूर होने के कारण स्कूल एजुकेशन में शिक्षा का ड्रॉप आउट बढ़ गया, समझने की आवश्यकता है। और इसलिए सही मायने में एक यू टर्न हमें लेना पड़ेगा। स्वाधीनता के 75 वर्ष में जब हम गौरवशाली वैभवशाली भारत को जब देखते हैं, ये 75 वर्ष भारत ने संघर्ष करते करते कई विषयों में हम बहुत आगे निकल पड़े, क्योंकि भारत एक वीरता का देश है। इतने साल आक्रमण कालखंड में हमारा देश रहा, परंतु इस भारत की जो वीरता है, भारत की जो तेजस्विता है, भारत की ये कुछ लोग उसके साथ ही आगे बढ़े और वही भारत की पहचान बने हैं। और इसलिए अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति जो जिला पंचायत के स्कूल में पढ़े, स्थानीय भाषा में, अपनी मातृभाषा में, जिनकी 12वीं तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में हुई, वो अब्दुल कलाम इस देश को एटॉमिक एनर्जी पावर शक्ति के रूप में भारत को खड़ा करता है। अनुभाग भारत को अब्दुल कलाम देते हैं। इसका मतलब है कि इंग्लिश वगैरह पढ़ने से कोई एटॉमिक रिसर्च साइंटिस्ट खड़ा होगा, ऐसे नहीं है। ज्ञान तो किसी भी भाषा में ज्ञान लिया जा सकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। मैं हमारे सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर जी से मिला। वो अपने सविष्कार के कार्यक्रम में चंद्रपुर में हमने बुलाया था उनको। जो चंद्रपुर में सविष्कार का कार्यक्रम था तो उनका एक घर में निवास था। तो सुबह 5 बजे परिवार के सब लोग उठ गए, तो ये तो 4 बजे उठकर ही नहा धोकर बगैर चप्पल पहने चंद्रपुर के देवी का दर्शन करने निकल पड़े। और वहां जाकर उन्होंने वहां पूजा अर्चना की। वापिस आते हैं, बाद में शहर के उद्योजकों का उनके साथ हमने संवाद रखा था। सभी उद्योजक और जिस परिवार में वो लोग रहे, विजय भाटकर जी रहे थे, उनका बेटी उनके प्रश्न पूछती है, आप सुबह सुबह बगैर चप्पल से कहाँ चले गए थे? शरीर पे केवल एक गमछा लपेटा था आपने, और कहाँ चले गए थे? वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ की देवी बहुत जागरूक देवी है, उसका दर्शन करने में गया था, और उसके सामने बैठकर मैंने जब दर्शन किया तो मुझे एक आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति मुझे। जिन्होंने इस देश को सुपर कंप्यूटर दिया, उसकी आस्था देश के अध्यात्म में है। ये देश का सूत्र संचालन कैसे होता है उसको समझने का प्रयास करता है। इसको समझने की आवश्यकता है। भारत क्या है, ऐसे कई उदाहरण। और इसलिए भारत स्वाधीनता के 75 वर्ष में हमने कई मायनों में आगे बढ़ते बढ़ते, भारत अभी बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए इकोनॉमी की दृष्टि से भी एक बढ़ती इकोनॉमी के रूप में भारत दिखाई दे रहा है। स्पेस की जगत में भी दुनिया की चौथी महाशक्ति के रूप में भारत स्थापित हुआ है। आर्थिक अवनति भी हमारी, मैंने पहले ही कहा कि सोने की चिड़िया भारत, या आर्थिक अवनति भी हमारी मुगल आक्रमण कालखंड में लूट कर लेके गए। ब्रिटिश आक्रमण कालखंड में हमारी उद्योग व्यवस्था को, ये देश कभी भी कृषि प्रधान देश नहीं था, समझने की आवश्यकता है। हम जो कहते हैं ना ये भारत कृषि प्रधान, ये भी ब्रिटिशर्स का षड्यंत्र था कि भारत को कृषि प्रधान कहते हुए एक प्रकार से केवल रॉ मटेरियल का उत्पादक भारत बना रहे। भारत एक उद्योग प्रधान देश था।
और इसलिए 17वीं सदी में विश्व व्यापार में भारत का 32% योगदान विश्व व्यापार में भारत का था 17वीं सदी में। और हम 1947 जब भारत आजाद हुआ तब हम 4% तक आ गए थे। समझने की आवश्यकता है कि अवनति हमारी कहाँ हुई। ये भारत कपड़े का, दुनिया का, सिल्क के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक सिल्क का भारत था। भारत की कपड़ा इंडस्ट्री, भारत में गांव गांव में हैंडलूम इंडस्ट्री। मैं अभी झाबुआ के क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में प्रवास करने गया तो एक घर गांव था छोटू सा, जहां अनुभूति के अंतर्गत हम गए थे। वो गांव में हर घर में ऐसी पट्टियां और ये लगी हुई थी। मैंने पूछा वहां के एक बुजुर्ग से जो 91 ईयर्स ओल्ड, उनसे पूछा ये क्या है। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में कपड़े का उत्पादन होता था, हर गांव में, हर घर में हैंडलूम था। आज वो हैंडलूम के ये जो है वो बंद है, कपड़े का उद्योग पूरा बंद हो गया, वहां मजदूर हो गए। अभी जीना कैसे, इसका प्रश्न उनके समक्ष खड़ा हो गया और लाचारी के साथ जी रहे जो एक समय में उद्योजक थे। ये कपड़े का उद्योग ब्रिटिशर्स ने बंद किया। यहां से पूरा कपास, पूरा सिल्क ब्रिटिश के वहां लेके गए और वहां लेकर फिनिश प्रोडक्ट के रूप में वहां से कपड़ा उन्होंने भारत में लाया। समझना पड़ेगा हमें, और इसको समझने की आवश्यकता है। यह आर्थिक अवनति भी भारत की कब आई, और इसलिए भारत में आर्थिक उन्नति का मार्ग क्या था। तो लोकलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड लोकलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री। हमारे यहाँ स्थानीय रोजगार थे। हमारी ये जाति व्यवस्था जो है उसको हम अगर ठीक से देखते तो समझता है। तेली यानी कौन था जो तेल निकालने का काम करता था। मोची चमार कौन था जो चमड़ा के वस्तु बनाने का काम करता था। लोहा बनाने का काम करता था। कुंभी जो खेती किसानी से अनाज उत्पादन का काम करता था। माली जो हॉर्टिकल्चर बागवानी का काम करता था। ये एक पारंपरिक उद्योग जो थे उसके तरफ देखने की भी हीन भावना विकसित की गई। उसके तरफ उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। जो एक विकसित समाज था उसको कई अनुसूचित जाति बना दिया गया। मोची चमार ये अनुसूचित जाति, तुच्छ लोग हैं, अस्पृश्य लोग हैं, इसको दर्शाया गया। हमारे यहाँ एंटी बना दिया गई कई लोहार वगैरह समाज को, ये तो ऐसे ही लोग हैं। समझना पड़ेगा षड्यंत्र पूर्वक पूरे समाज को कैसे बांटा दिया है। सेंसस के माध्यम से भी ब्रिटिशर्स के द्वारा इस देश को बांटने का षड्यंत्र सेंसस के द्वारा हुआ। 1872 का पहला सेंसस हम अगर देखते तो समझ में आ जाएगा सेंसस के द्वारा कैसे षड्यंत्र पूर्वक देश को बांटा गया। यानी पंजाब में जब पहला सेंसस जो हुआ तो पंजाब में लिखा गया हिंदू सिख। अभी लोगों को भरना था फॉर्म में, आप सिख हो गया हिंदू। तो लोग कहते थे कि नहीं, ये क्या मूर्खता पूर्ण प्रश्न है। सिख हम पंथ है और हिंदू हमारा धर्म। पर कहा गया कि नहीं, आपको सिख लिखना पड़ेगा या हिंदू लिखना पड़ेगा। पहले सेंसस में केवल 6% लोगों ने सिख लिखा था। समझना पड़ेगा आज एक वातावरण बन गया, हिंदू और सिख को ही आपस में दुश्मन के रूप में खड़ा कर दिया गया। समझना पड़ेगा कैसे देश के साथ षड्यंत्र हुआ है, कैसे जाति जाति के आधार पर इस देश को बांटा गया है। और इसलिए स्वाधीनता के 75 वर्ष में हमें संकल्प लेना होगा कि सही इतिहास देश के सामने लाने का। चुनौती क्या है, तो इस देश में केवल 7%, इस देश में केवल 6-7 लोगों को ही देश के स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसा इतिहास के पन्नों में दर्शाया गया। और इसलिए बाकी लोगों को लगता है हमारे पूर्वजों ने तो देश के लिए कुछ किया ही नहीं, तो हम क्यों करें, हमें जो मिल रहा है वो हम। और इसलिए सही मायने में इस देश के करोड़ों लोगों ने जो बलिदान इस देश को दिया, देश के लिए दिया है, वो इतिहास को हमें खंगालना पड़ेगा। विद्यार्थी परिषद ने स्वाधीनता 75 के निमित्त यह अभियान हमें लेना पड़ेगा। हर जिले का इतिहास
इंटर्नशिप के माध्यम से कॉलेजेस के छात्रों को हमें हर जिले में भेजना होगा और हर जिले में भेजकर वहां इतिहास लिखवाना होगा। यह हमें समझने की आवश्यकता है। और जब हमारे एक जिले के इतने लोग शहीद बलिदान हुए हैं ये ध्यान में आएगा तो वो हर व्यक्ति अपने देश के लिए काम करना प्रारंभ करेगा। ये समझने की आवश्यकता है। और पाठ्यक्रम में बदलाव का अभियान हमें तेज करना पड़ेगा। इसलिए विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम की समिति बनाकर हर पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हुए जो इस तरह का गलत इतिहास हमें पढ़ाया गया वो गलत इतिहास को सही करने का काम, वो पराभव का इतिहास जो पढ़ाया गया वीरता के इतिहास को लिखने का काम हमें करना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, छात्रों को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। उस तरह का काम हमें करना होगा। इसको समझने की आवश्यकता है। स्वाधीनता के 75 वर्ष की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इस विषय के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसलिए भारत और भारतीयता के विषय, जैसे पाठ्यक्रम में बदलाव की बात कह रहा हूं, वैसे छोटे छोटे बच्चों को भी देश के साथ कनेक्ट करना। और इसलिए हमने देश के स्वाधीनता के साथ कनेक्ट करने का एक बहुत अभियान, इस देश के हर गांव में तिरंगा फहराएंगे। इस देश के हर व्यक्ति को स्वाधीनता का सही महत्व है। इस देश को आजादी गिफ्ट में नहीं मिली है। बिना खड़ग बिना ढाल इस देश को आजादी नहीं मिली है। ना महात्मा गांधी ने भी बिना खड़ग बिना ढाल इस देश को आजादी मिली ऐसा कहा है। ये भी गलत है। महात्मा गांधी के भी सही भजन, अगर हम जो भजन कहते हैं कौन सा, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये महात्मा गांधी के नाम में जो भजन, तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये महात्मा गांधी के ओरिजिनल भजन में ईश्वर अल्लाह तेरा नाम इसका उल्लेख ही नहीं है। समझना होगा कैसे हमें भ्रमित किया गया है, कैसे भटकाया गया है। उसको सही मायने में इसको दुरुस्त करना यह समय की आवश्यकता है। उसको खोजना यह समय की आवश्यकता है। उसके लिए जागरूक होना यह समय की आवश्यकता है। और इसलिए ऐसे सभी विषयों के साथ आने वाले समय में ये चुनौतियों का सामना करते हुए एक भारत की वास्तविक पहचान के साथ आगे बढ़ते हुए भारत का आध्यात्मिक भारत ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत का सही इतिहास, भारत का आर्थिक चिंतन, ये सभी विषयों के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हम विषय कहते हैं, पर्यावरण रक्षा का हम जो विषय कहते हैं, तो डेवलपमेंट ये कैसा, विकास यानी कैसा, तो विनाश विरहित विकास, ये भारत की डेवलपमेंट की कल्पना है। अगर विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं विनाश हो रहा है, तो डेवलपमेंट नहीं है। विकास ऐसा होना चाहिए, कहीं विनाश नहीं होना चाहिए, कहीं समाप्त नहीं होना चाहिए। उसको समझने की आवश्यकता है। उस दृष्टि से हम सब लोग मिलकर इस स्वाधीनता के 75 वर्ष में हम सब लोग मिलकर संकल्प लें भारत की नई तस्वीर बनाने का। हम सब लोग संकल्प लें एक नया भारत गढ़ने का। हम सब लोग मिलकर संकल्प लें भारत की सही वास्तविक पहचान की बहस कैंपसेस में खड़ा करने का। हम सब लोग संकल्प लें भारत को महाशक्ति बनाने का, नहीं तो एक विश्व गुरु भारत, एक आध्यात्मिक चेतना का भारत, एक आध्यात्मिक शक्ति का भारत, एक समृद्ध भारत, एक समर्थ भारत, समृद्ध भारत बनाने का हम संकल्प लें। महाशक्ति भारत बनना ये भारत की नियति नहीं है, विश्व गुरु भारत बनना ये भारत की नियति है। क्योंकि भारत का विश्व गुरु बनना ये विश्व का शांति का मार्ग खोलेगा। और इसलिए हम सब लोग मिलकर स्वाधीनता के 75 वर्ष के निमित्त एक गति के साथ आगे बढ़े और सही भारत की पहचान के साथ हम सब लोग मिलकर लग जाए। कैंपसेस ये डिस्ट्रक्शन का नहीं तो कंस्ट्रक्शन का केंद्र बने। महाविद्यालय परिसर ये निगेटिविटी का नहीं तो पॉजिटिविटी का केंद्र बने। ये विद्यार्थी परिषद के हर कार्यकर्ता का लक्ष्य होना चाहिए। हम सपना बंद आंखों से नहीं देखते हैं, हम सपना खुले आंखों से देखते हैं। अगर हम खुले आंखों से सपना देखते हैं तो सपना साकार जरूर होता है। हमने जो जो बात कही है, हमने आर्टिकल 370 के बारे में कहा था कि आर्टिकल 370 हटाओ तब कश्मीर बचेगा। आज जो तिरंगा श्रीनगर के वैली में तिरंगा फहराना दुष्कर था, जो लाल चौक में तिरंगा जलाया गया, विद्यार्थी परिषद ने इस वर्ष तिरंगा अभियान में श्रीनगर के वैली में
403 स्थानों पर तिरंगा फहराया, ये क्योंकि हमने खुले आंखों से सपना देखा था। हमने खुले आंखों से सपना देखा था। बाबर के आक्रांताओं ने प्रभु रामचंद्र का मंदिर उद्ध्वस्त किया था, हमने खुले आंखों से सपना देखा था। पुनः वो प्रभु रामचंद्र का मंदिर वहां बनते हुए एक प्रभु रामचंद्र का सुचितापूर्ण जीवन का जीने का संस्कार समाज जीवन में लाए। सतत संघर्ष के बाद हमने जो खुले आंखों से सपना देखा था, अभी प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर बनने का सपना भी साकार हुआ है। हम सपना खुले आंखों से देखते हैं और उसके लिए कार्य करते हैं, बात नहीं करते। हमको सबने मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। विजय सुनिश्चित है, परिवर्तन जरूर होगा। हम चाहते हैं वैसा ही विश्व, हम एक विश्व को परिवार के रूप में देखना चाहते हैं। वैसा वसुदैव कुटुंबकम का जो हमारा चिंतन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का हमारा जो चिंतन है, तो उस चिंतन के साथ सर्वजन सुखी हम जो देखना चाहते हो वो जरूर होगा। उसी के साथ हम सब मिलकर स्वाधीनता 75 के निमित्त संकल्प लेते हुए भारत माता की जय का एक विश्वास के साथ आगे बढ़े। विजय ही विजय है, विजय ही विजय है, विजय ही विजय है। भारत माता की जय।